जिंदगी की सच्ची कहानी है जो एक आइलैंड में फंस गए और वहां वो 4 साल तक रहे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे वो आइलैंड में फंसे और कैसे वो 4 साल तक जिंदा रहे और अंत में कैसे वो आइलैंड से बाहर निकल पाए। ये कहानी है फ्रेडिक्स कुरियर कंपनी के एम्प्लॉय चक की, जो अपने काम में बहुत ही सीरियस होता है और वो ऑब्सेस्ड होते हैं कि हर एक कुरियर हर एक पैकेट टाइम पर पहुंचे, और इसलिए वो अलग अलग कंट्री विजिट करते हैं जहाँ भी उनकी ब्रांचेस होती है। साथ ही में चक एक लड़की से भी प्यार करते हैं जिसका नाम कैली है, और कैली भी चक से बहुत प्यार करती है और ये दोनों बहुत लंबे समय से रिलेशन में हैं। ये दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन चक अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, विदेश घूमते रहते हैं और इसी वजह से अभी तक इन दोनों की शादी नहीं हुई। अब क्रिसमस आने वाला है, लेकिन चक को मलेशिया जाना है क्योंकि उसे फ्रेडिक्स कंपनी का बहुत ही ज़रूरी काम है। लेकिन वो बोलता है न्यू ईयर ईव पर यहाँ पर आ जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कैली बोलती है क्रिसमस का क्या, लेकिन चक उसे मना लेता है और कैली भी मान जाती है। चक मलेशिया के लिए निकल जाता है और जब उनका प्लेन पैसिफिक महासागर के ऊपर उड़ रहा होता है तभी वहाँ पर बहुत तेज़ तूफान आता है और उस तूफान में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। क्योंकि ये फ्रेडिक्स कंपनी का प्राइवेट प्लेन होता है, इनका प्लेन पैसिफिक ओशियन में गिर जाता है और गिरने के बाद इसमें सिर्फ एक इंसान बचता है और वो होता है चग। चग एक एयरबोट पर बैठता है और समुद्र का तूफान उसे बहाकर ले जाता है। और जब सुबह उसकी आंखें खुलती है तो वो एक टापू पर होता है। उस टापू पर वो चारों तरफ देखता है, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। वहां नारियल के पेड़ होते हैं, पहाड़ होते हैं, लेकिन उस टापू पर उसे कोई इंसान नहीं दिखता। रेत पर HELP लिख देता है, बड़ा बड़ा, ताकि ऊपर कोई प्लेन उड़े, शायद उसकी नज़र उस पर पड़ जाए। तो उसने रेत पे HELP हेल्प लिखा होता है, वो मिट चुका होता है। और उसके बाद चक लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों से हेल्प लिखता है। अब चक के साथ इस टापू पर बहकर फ्रेडिक्स कंपनी के कुछ पैकेट्स आ जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ भी खाने का सामान नहीं होता। इसी बीच चक को कई बार आहट भी सुनाई देती है। तभी उसके सामने एक नारियल गिरता है। अंदर का पानी नहीं पी सकता, तो उसके पास पानी पीने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है नारियल पानी। वो बहुत सारे कच्चे नारियल इकट्ठे कर लेता है, लेकिन नारियल को फाड़ना, उसका कवर निकालना इतना आसान नहीं होता। इसमें चक को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और बाद में वो एक नारियल को निकाल भी लेता है, लेकिन उसमें छेद करना, उससे पानी पीना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फाइनली चक एक नारियल में छेद करके उससे पानी पीना सीख जाता है। में जूते नहीं होते और जब वो पानी में चलता है तो पानी में जो पत्थर होते हैं उससे उसके पैर में बहुत तकलीफ हो रही होती है और उसके पैर में खून भी निकल रहा होता है। वो यह तय करता है वो उस चोटी के ऊपर तक जाएगा और चारों तरफ का जायजा लेगा कि एग्जैक्टली वो है कहाँ पर। और जब वो उस चोटी पर जाता है तो उसे समुंदर में कोई दिखता है। वो जल्दी जल्दी नीचे आता है और उस चीज के पास जाता है, और जब वो वहां पर जाता है तो देखता है कि वो उसी के प्लेन के एक पायलट की डेड बॉडी होती है। ये देखकर चक को बहुत दुख होता है और उसके पास एक टॉर्च होती है, वो रख लेता है। उसने सीख लिया है कि पत्तों पर जो रात को ओस का पानी गिरा होता है उसे नारियल के अंदर कैसे डालना है। इसी के साथ वो अपनी भूख मिटाने के लिए मछली मारना भी सीख रहा होता है। वो एक लकड़ी को पैना करके उससे मछली मारने की कोशिश करता है। दरअसल एक बहुत पुरानी टेक्निक होती है जो आदिवासी किया करते। नारियल पानी है और ओस का पानी जो रात को पत्तों पे जम जाता है, ये सब उसके खाने के लिए इस टापू पर है। अब एक रात को उसे एक शिप दिखता है जो समुद्र में होता है। उसे देख के चक बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इतनी दूर तक आवाज पहुंचना नामुमकिन है। वो टॉर्च जला रोशनी को देखना भी नामुमकिन है। और अगली सुबह चक ये फैसला करता है कि जो उसके पास एयरबोट होता, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि यहाँ पर कोई नहीं है और यहाँ पर कोई आने वाला भी नहीं है।
अब जब वह इस एयरबोट से निकलने की कोशिश करता है तो वहां पर उसका सामना होता है बड़ी बड़ी लहरों से, और वो लहरें उसे समुंदर में जाने नहीं देती बल्कि बीच पर से ढकेल देती है। और इसी दौरान उसके पैर में चोट भी लग जाती है और बहुत खून निकलता है, और चक वापस बीच पर आ जाता है। इसी दौरान एक रात को बारिश भी हो जाती है और चक वहां पर एक गुफा होती है उसके अंदर चला जाता है और टॉर्च जलाता है, और रात को टॉर्च जलाकर सो जाता है। जब सुबह उठता है तो टॉर्च के सेल खत्म हो चुके। अब चक के पास रोशनी के लिए कुछ भी नहीं है और उसे यह भी नहीं पता कि आग कैसे जलाते हैं। अब वो उन बॉक्सेस के पास जाता है जो फ्राइडे से जूते मिलते हैं, जो स्केटिंग के होते हैं, जिसके नीचे ब्लेड्स लगे होते हैं। वो उसके ब्लेड्स निकाल लेता है। अब उसके पास एक चाकू टाइप की चीज है जिससे वो नारियल आराम से फाड़ सकता है और किसी भी चीज को शार्प कर सकता है। वो एक लकड़ी को शार्प करता है और उसे औजार की तरह बना लेता है, और इस बार दोबारा मछलियों को और केकड़ों को उससे पकड़ने की कोशिश करता है, और वो मछलियों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। समस्या ये आती है कि वो केकड़ों को कच्चा नहीं खा सकता, इसलिए उसे अब आग की जरूरत है, और वो आग जलाने की बहुत कोशिश करता है। इसमें उसके हाथ भी छिल जाते हैं, लेकिन चक को कामयाबी नहीं मिलती। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो नारियल छील रहा होता है, तभी उसको आइडिया आता है कि अगर दो लकड़ियों को आगे पीछे घिसो तो शायद के बाद आग जल जाती है। और आग जलने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है, और इस टापू पर आने के बाद उसे पहली बार खुशी मिली है। इसी के साथ वहां पर जो सामान पड़ा होता है, उसी सामान में फुटबॉल भी होती है, और उस फुटबॉल पर चक का ब्लड लगा होता है। वो उस पर कान, नाक और मुंह का शेप बना देता है और उससे बातें करना शुरू कर दे। पर एक दोस्त भी है और वो है फुटबॉल। चक को यहाँ पर एक और चीज बहुत तकलीफ दे रही होती है, और वो था उसके दांत का। इस टापू पर पूरे 4 साल हो चुके हैं। इन 4 सालों में चक का पूरा हुलिया बदल चुका है। पहले वो मोटा हुआ करता था, आज वो बिल्कुल पतला है। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी है, उसके बाल बड़े बड़े, और चक अब इस टापू पर पूरी तरह से जीना सीख चुका है। वो दूर से डंडी फेंकता और उसमें मछली आकर के अटक जाती, यानी कि वो मछली को दूर से ही मार देता है, क्योंकि 4 साल से वो निरंतर प्रयास कर रहा है। और अब इस टापू के वातावरण, यहाँ की जिंदगी से चक पूरी तरह से घुल मिल चुका है, और वही विल्सन और चक की दोस्ती और भी गहरी हो चुकी है। विल्सन को चक सारी बातें बताता है, उससे दिन भर बातें करता रहता है। एक सुबह जब मछली खा रहा होता है, तब उसे किसी चीज की आवाज आती है, और जब वो भाग के बाहर जाता है तो वहां पर स्टील की एक सीट होती है, और उस सीट को देखकर उसको आइडिया आता है कि मैं इसकी मदद से इस टापू से निकल सकता हूँ। दरअसल इस टापू से आगे समुंदर में निकलने के लिए जो सबसे बड़ी अड़चन थी, वो थी समुंदर की लहरें। जब भी चक समुंदर में जाने की कोशिश करता, वो लहरें उसे वापस फेंक देती, और इसी वजह से चक पिछले 4 साल से इस टापू से निकल नहीं पाया। अब वो बड़े बड़े नारियल के पेड़ काटता है और उन्हें किनारे पे ले जाता है, और उससे एक बेड़ा बनाता है। हालांकि बेड़ा बनाना इतना आसान नहीं है। चक अपने दोस्त विल्सन को अपने बेड़े में रखता है और वहां से निकल जाता है। अब उसे बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन चक उन लहरों को पार कर जाता है, और उसके बाद वह बहुत खुश होता है। लेकिन अभी भी अनंत समुद्र आगे है। उसे कुछ नहीं पता कि उसे जमीन कब मिलेगी, यहाँ कोई शिप उसे कब मिलेगा। बस चक उस टापू को छोड़कर अब निकल चुका है। पिछले 4 सालों में चक उसी टापू पर था, और इस टापू से निकलने के बाद उसके अंदर एक उम्मीद है कि शायद वो घर पहुंचे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था। समुंदर में उसे बारिश का, तूफान का, इन सब का सामना करना पड़ता है। हालांकि खाने के लिए वो मछली पकड़ लेता, पीने के लिए बारिश का पानी जमा कर लेता। उससे बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे नारियल रखे होते हैं। उसका दोस्त विल्सन, जो कि फुटबॉल है, वो पानी में गिर जाता है। जब पानी में कूद जाता है
और उसे वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो नाकामयाब रहता है। और वापस अपने बेड़े में आने के बाद चक बहुत रोता है, क्योंकि विल्सन ही वो था जिससे वो पिछले 4 सालों से बातें कर रहा था, और विल्सन उसका बहुत अच्छा दोस्त था। शायद ये बात आपको अजीब लगे कि फुटबॉल के जाने से चक को इतना दुख क्यों हुआ, लेकिन चक के लिए विल्सन एक फुटबॉल नहीं था। वो पिछले 4 सालों से उससे बातें कर रहा था, वो उसके लिए अस्तित्व था, इसलिए वो उससे इमोशनली कनेक्टेड था। और एक यही वजह होती है कि चक को विल्सन के जाने का बहुत दुख होता है। इसके बाद चक अपने आगे का सफर जारी रखता है, और कुछ दिनों के सफर के बाद जब चक पूरी तरह से टूट चुका होता है, थक चुका है, एक कारकून सिर्फ उसके सामने से गुजरता है, और वो लोग उसे देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब चक अपने घर, अपनी जगह पर वापस लौट चुका है, लेकिन वापस लौटने के बाद वो देखता है कि सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि उन लोगों ने, उसके फैमिली मेंबर्स ने, वापस लौटने के बाद वो देखता है कि सब कुछ बदल चुका है। और उसकी गर्लफ्रेंड कैली, जो उससे बहुत प्यार करती थी और चक भी उससे बहुत प्यार करता था, उसकी शादी हो चुकी है, और अब उसकी एक बेटी भी है। चक कैली से मिलने भी जाता है, और कैली उसे देखकर बहुत खुश होती है, उसे गले से लगा लेती है। लेकिन कैली का अब अपना एक परिवार है, इसलिए वो चक के साथ नहीं जा सकती। और अब वो ये तय करते हैं कि अब दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। चक को कैली ने एक घड़ी भी दी थी, लेकिन चक कैली की फोटो अपने पास रख लेता है। और जाने से पहले कैली उसको बोलती है कि तुमने वादा किया था कि तुम वापस आओगे। चक बोलता है कि आई एम सो सॉरी कैली। बोलती है मैं भी। और जाने से पहले कैली चक को एक किस करती है, क्योंकि वो आज भी उससे प्यार करती है, लेकिन वो अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। और चक भी नहीं चाहता कि कैली अपना परिवार छोड़कर मेरे साथ आए। कैली के पास चक की एक गाड़ी भी होती है, जिसमें चक की बहुत सारी यादें जुड़ी होती है। कैली उस गाड़ी को चक को वापस कर देती है कि कुछ छूट रहा है। वो चक का नाम पुकारते हुए भागते हुए उस गाड़ी के पीछे जाती है, और चक भी गाड़ी को वापस लेकर आता है, उसे गले से लगा, आज भी तुमसे प्यार करती हूँ और तुम ही मेरा पहला प्यार हो। चक बोलता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और इसके बाद वो एक दूसरे को किस करते हैं। चक उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि चक और कैली अब यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वो कुछ देर सोचते रहते हैं। उसके बाद चक बोलता है कैली तुम अपने घर वापस जाओ, और चक उससे उसके घर तक छोड़ देता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि चक अपने दोस्त के साथ बैठा है, और वो बहुत दुखी है। वो उसे बताता है कि शायद मैं उस आइलैंड पे मर जाता, आत्महत्या कर, मैं वापस आ गया हूँ तो मैंने कैली को खो दिया है। और वो बहुत इमोशनल हो जाता है होता है। और अंत में यह दिखाते हैं कि चक के पास आज भी एक पैकेज होता है, उस आइलैंड से बचाकर लाया है। जब उनका जहाज डूबा था तो बहुत सारे पैकेजेस किनारे पर आ गए थे, और उनमें से एक पैकेज आज भी उसके पास है, जिस पर विंग्स बने हुए हैं, एंजल के विंग्स दरअसल थे। ये उस आइलैंड पे लास्ट पैकेज था। तो वो उस पैकेज को दरवाजे पर रख देता है, और उस पे एक नोट लिख देता है कि दिस पैकेज सेव माय लाइफ, थैंक यू चक नॉलैंड। और वहां से चला जाता है। और तभी वहां पर एक लड़की आती है, वो बोलती है कि शायद तुम खो गए हो। चक बोलता है वाकई। वो कहती है कि कहाँ जा रहे हो। चक बोलता है मैं यही डिसाइड कर रहा था। इसके बाद वो लड़की चारों रोड सर्कल का रास्ता बताती है कि कौन सी रोड कहाँ जा रही है, और वो वहां से निकल जाती है। और उसके ट्रक पर भी वही विंग्स बने होते हैं जो पैकेट पे बने होते हैं, और वो भी उसी तरफ जा, दरअसल ये वही लड़की होती है जिसके घर में चक अभी अभी पार्सल को ड्रॉप करके आया है। और जब फिल्म शुरू होती है तो फिल्म की शुरुआत में भी यही घर बताते हैं। उसके ऊपर लिखा होता है डिक और बेटिना, लेकिन जब जब 4 साल बाद वहां आता है तो उसके ऊपर डिक नहीं लिखा होता, सिर्फ बेटिना लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि इसने भी अपना पार्टनर खो दिया है, जैसे चक ने खो दिया है। और अब ये दोनों ही अकेले हैं, तो हो सकता है कि आगे ये दोनों अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें। इसलिए चक पहले आखिरी में चारों रास्ते देखता है, और उसके उस तरफ देखता है जिस तरफ से वो लेडी गई होती है। और उसकी आंखों में एक उम्मीद
और चेहरे पर स्माइल होती है। और इसी के साथ ही फिल्म खत्म हो